नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीकादशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः हम लोग वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए इस आमुख पटल समूह पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा करते हुए पहुँचा था, हम लोग यहाँ तक आए थे कि जो भ्रमक ज्ञान है, शुक्तिरूप्य, यह जो प्रातिभाषिक ज्ञान है, तत्काल उत्पन्न रजत ही इसका विषय होगा, देशांतरीय रजत क्यों नहीं विषय होगा, ऐसी चर्चा हम लोग ऐसी चर्चा किए थे। क्योंकि प्रभाकर जो हैं अख्यातिवादी मीमांसक, वो भ्रमक ज्ञान स्थल में विशिष्ट ज्ञान को नहीं मानते। तो विशिष्ट ज्ञान जब तक आप पूर्व पक्षी कह रहा है वेदांती से कि जब तक आप वेदांती विशिष्ट ज्ञान नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभाकर जो है विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते, तो विशिष्ट ज्ञान आप वेदांती प्रभाकर मतानुसार, प्रभाकर मतवत यदि आप विशिष्ट ज्ञान स्वीकार नहीं करोगे भ्रमक ज्ञान स्थल में, तो इस भ्रमक ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजत कैसे होगा। हम देशांतरीय जो रजत है, हट्टस्थ जो रजत है, जो बाजार में सुनार के दुकान पे रजत है, उस रजत को ही इस भ्रमक ज्ञान का हम विषय मानेंगे। इसी बात को ग्रंथकार कहे थे, ननु इदं वृत्ते रजताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम एकैक विषयत्वे गुरुमदवद विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगमे कुतो भ्रम ज्ञान सिद्धि ही। यानी यहाँ इदम रजतम, यहाँ दो प्रकार की वृत्ति है, एक इदमाकारा वृत्ति, दूसरी रजताकारा वृत्ति। इदमाकारा वृत्ति का विषय ईदंतया जिसको हम बोल रहे हैं वो है, और रजताकारा जो वृत्ति है उस वृत्ति का विषय रजत। तो इदम वृत्ते रजताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम एकैक विषयत्वे, एकैक विषयत्वे, एक एक वृत्ति का एक एक विषय होने से गुरुमदवत, यानी वृत्ति द्वय, दो वृत्तियां हो गई, गुरुमदवत प्रभाकर मतवत विशिष्ट ज्ञान अनभ्युपगमे। यदि आप विशिष्ट ज्ञान नहीं मान रहे हो तो कुतो भ्रम ज्ञान सिद्धि, भ्रम ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी, ये चर्चा। उसके बाद वो ग्रंथकार कहे थे वहाँ कि वृत्ति द्वय उच्यते इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों कि वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन भ्रमत्वस्य स्वीकारात्। यानी जो वृत्ति द्वय है, इदमाकारा वृत्ति बन रही है और रजताकारा जो अविद्या की वृत्ति बन रही है, वृत्ति द्वय जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो एक है। अब वह प्रतिबिंबित चैतन्य जो है सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्य अवगाहित्वेन, सत्य का भी अवगाहन कर रहा है और मिथ्या वस्तु इसका भी अवगाहन कर रहा है, सत्य मिथ्या वस्तु का जो तादात्म्य है इसका अवगाहन कर रहा है। तो सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्य अवगाहित्वेन भ्रमत्वस्य स्वीकारात्, भ्रम जो है भ्रम ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अतएव साक्षी ज्ञान से सत्यासत्य विषयतया प्रामाण्य नियमात अप्रामाण्योक्ति सांप्रदायिका नाम। इसीलिए कहते हैं कि जो साक्षी ज्ञान है, यह साक्षी ज्ञान का विषय सत्य भी है और असत्य भी है। इस प्रकार उभय विषय होने के कारण प्रामाण्य अनियमात, प्रामाण्य का वहाँ नियम नहीं हो पाता है, निश्चय नहीं हो पाता है। इसलिए अप्रामाण्योक्ति सांप्रदायिका नाम, सांप्रदायिकों
कुछ वेदांत संप्रदाय के जो लोग हैं उनका कथन है कि यह साक्ष्य ज्ञान जो है प्रामाण्य कोटि में नहीं है, प्रामाण्य कोटि में रखने लायक नहीं है, अप्रामाण्योक्ति ही अप्रामाण्य है। क्योंकि सत्य और असत्य जो वस्तु उनके तादात्म्य अवगाहक है। सत्य का भी और असत्य इन दोनों के बीच में जो संबंध तादात्म्य, अभी तो तादात्म्य संबंध तो हो नहीं सकता, लेकिन ये साक्षी ज्ञान में सत्य भी है और मिथ्या वस्तु भी है, इदम भी है और रजतम भी है। इन दोनों के तादात्म्य का अवगाहक होने से भ्रमत्व से स्वीकारात, भले वृत्ति वहाँ विशिष्ट ज्ञान न स्वीकार किया जाए लेकिन ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। अब यहाँ तक हम लोगों ने कल तक चर्चा किया था। अब यहाँ एक बात ये आ रही है कि सब कुछ अविद्या का परिणाम है। तो जो देशांतरीय रजत है, हट्टस्थ जो रजत है, यानी जो व्यवहारिक रजत है, वह भी अविद्या का कार्य हुआ। और जो प्रातिभाषिक रजत है, यह रजत भी अविद्या का कार्य हुआ। तो इन दोनों में भेद क्या है? ऐसा पूर्व पक्ष हुआ कि ननु सिद्धांते, वेदांत सिद्धांते देशांतरीय रजतमपि अविद्या कार्यम अध्यस्तम च, अविद्या का कार्य और अध्यस्त भी है, अर्थात अध्यस्त है चैतन्य अध्यस्तम, कल्पितम चैतन्य में कल्पित है। तो कथम सूक्ति रूप्यस्य ततो वैलक्षण्यम, सूक्ति रूप्यस्य प्रातिभाषिकस्य रजतस्य, यह जो प्रातिभाषिक रजत है, इस प्रातिभाषिक रजत का ततः कथम वैलक्षण्यम, ततः मतलब देशांतरीय रजता, देशांतरीय रजत से कैसे विलक्षणता सिद्ध होगी। यह दोनों अविद्या के कार्य हैं और दोनों जो है चैतन्य में अध्यस्त हैं। अभी विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में ग्रंथकार ने कहा था सब जितने हैं सब स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। इसीलिए कहे थे अधिष्ठान सत्तातिरिक्ताया आरोपित सत्ताया अनंगीकारा। और जब परिणाम विवर्त की चर्चा ग्रंथकार कर रहे थे तो वहां भी कहे थे अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। तो चैतन्य में सब कुछ अध्यस्त। अविद्या, यह देशांतरीय रजत और प्रातिभाषिक रजत, यह दोनों अविद्या के कार्य है और दोनों चैतन्य में अध्यस्त हैं। तो जब अविद्या के कार्य चैतन्य दोनों में समानता है, तब हम कैसे भेद करेंगे कि यह देशांतरीय रजत से भिन्न प्रातिभाषिक रजत है। इस प्रकार पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं ननु सिद्धांते, वेदांत सिद्धांते देशांतरीय रजतमपि अविद्या कार्यम अध्यस्तंच कथम सूक्ति रूप्यस्य प्रातिभाषिकस्य ततो वैलक्षण्यम, अर्थात देशांतरीय रजतात् वैलक्षण्यम इति चेत न। यदि आप ऐसा कहो, पूर्व पक्ष करो, तो ठीक नहीं है। क्योंकि त्वन्मते सत्यत्वा विशेषेपि केषांचित् क्षणिकत्वं केषांचित् स्थायित्वम् इत्यत्र यदेव नियामकं तदेव स्वभाव विशेषादिकं ममापि। कह रहे हैं त्वन्मते, तुम्हारे यहाँ, तुम जो पूर्व पक्षी हो, तुम्हारे यहाँ सत्यत्वा विशेष से भी, सत्यत्व अविशेष से भी, अर्थात सत्यत्व सामान्य भी, अविशेष भी, यानी सत्यत्व जो है दोनों जगह बैठ रहा है। सत्यत्व सामान्य चैतन्य में, तो तन्मते तुम्हारे यहाँ पूर्व पक्षी के यहाँ सत्यत्व विशेष से भी, सत्यत्व सामान्य भी। क्या सामान्यता है? तो किसी वस्तु में आप पूर्व पक्षी क्षणिकत्व मानते हो, जैसे शब्द ज्ञान इच्छा इसको क्षणिक मानते हो, और घटादि में स्थायित्व मानते हो। और हेतु क्या देते हो? स्वभावात, इनका स्वभाव ही ऐसा है। शब्द ज्ञान इच्छा में क्षणिकत्व है, इसका स्वभाव है, और घटादि में स्थायित्व है, यह उसका स्वभाव है। तो केषांचित् क्षणिकत्वं केषांचित् स्थायित्वम् इत्यत्र यदेव नियामकम्, जो नियामक है स्वभाव, तदेव स्वभाव विशेषादिकम ममापि, वही स्वभाव विशेषादि मेरे यहाँ भी नियामक है। अर्थात देशांतरीय रजत से यह सुक्ति रूप्य रजत क्या वो भिन्न हुआ। एक दूसरा समाधान यद्वा करके घटादि अध्यासे अविद्यैव दोषत्वेनापि हेतु शुक्ति रूप्यादि अध्यासे तो काचादयो दोषाः अपि। करेगी जो घटादि है या देशांतरीय रजत को ही ले लीजिए, इनके अध्यास में,
ये चैतन्य में अध्यस्त हैं, इनके अध्यास में केवल अविद्या ही दोषत्वेन स्वीकृत है, हेतु है। लेकिन जो प्रातिभाषिक है रजत, सुक्ति रूप्य जो रजत है, इसके अध्यास में अविद्या तो दोषत्वेन हेतु है ही, अविद्या तो है ही, और काच कामलादि दोष भी हैं, निद्रा तंद्रादि भी है, तो एक अतिरिक्त हो गया इसमें। जो देशांतरीय रजत है उसमें केवल अविद्या हेतु बन रही है, केवल अविद्या। यह जो प्रातिभाषिक रजत आदि हैं इनमें तो अविद्या हेतु है ही, और साथ साथ दोष जन्यता भी है, दोषादि भी इसमें प्रयोजक हैं, हेतु है। इसलिए विलक्षणता सिद्ध हुई देशांतरीय रजत से प्रातिभाषिक रजत की। उसी को ग्रंथकार यहाँ कह रहे हैं अपने शब्दावली में, ननु सिद्धांते देशांतरीयम रजतम अभी अविद्या कार्यम अध्यस्तम चेति कथम सूक्तिरूप्यस्य ततो वैलक्षण्यम, ततः वैलक्षण्यम देशांतरीय रजतात् सूक्तिरूप्यस्य कथम वैलक्षण्यम इति चेत न त्वन्मते पूर्व पक्षिणः मते, पूर्व पक्षी के मत में सत्यत्वा विशेषे भी, सत्यत्व सामान्य भी, सत्यत्व जो है सत्यता वो सामान्य होने पर भी, के सांचित क्षणिकत्व, तुम्हारे यहाँ जो सत्यत्व सामान्य है, लेकिन तब पर भी आप किसी में क्षणिकत्व मानते हैं, क्षणिक सत्य, किसी में स्थायित्व ऐसा मानते हो, जबकि सामान्य है सत्यत्व। जहाँ रहेगा तो कैसे उसमें आप किसी में क्षणिक, किसी भी वस्तु में आप क्षणिकत्व मान रहे हो, किसी वस्तु में स्थायित्व मान रहे हो, जबकि सत्यत्व तुम्हारे यहाँ सामान्य है। और वहाँ हेतु क्या देते हो? स्वभाव विशेष आदि। तो वही स्वभाव विशेष आदि हमारे यहाँ भी हेतु है। तो यही कह रहे हैं, तन्मते पूर्व पक्षिण मते के सत्यत्वा विशेषेपि सामान्येपि अविशेषेपि केषांचित् क्षणिकत्वं केषांचित् स्थायित्वम् इत्यत्र यदेव नियामकं प्रयोजकं तदेव स्वभाव विशेषादिकं ममापि यद्वा घटादि अध्यासे अविद्यैव दोषत्वेनापि हेतुः सूक्तिरूप्यादि अध्यासे तु काचादयः दोषाः अपि। यहाँ काचादि दोष भी एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा है, एक कोटि आगे की बात हो रही है इसमें। इसलिए देशांतरीय रजत से सूक्ति रूप्य जो रजत है, भ्रम है, भ्रम ज्ञान जो है, प्रातिभाषिक जो रजत है वह भिन्न है। अब आगे कह रहे हैं, तथा च आगंतुक दोषजन्यत्व प्रातिभाषिकत्व प्रयोजकम। करेंगे प्रातिभाषिकत्व में प्रयोजक क्या है? तो आगंतुक दोषजन्यत्व। आगंतुक दोषजन्यत्व यानी निद्रा तंद्रादि यह सब क्या आगंतुक दोष है। काच कामल आदि कैसे हैं? आगंतुक दोष है। तो आगंतुक दोष जन्यत्व ही प्रातिभाषिक में प्रयोजक है, वो सुक्ति रूप्यादि में है। अतएव स्वप्नोपलब्धरथादीनाम आगंतुक निद्रादि दोष जन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्वम। इसीलिए आपको स्वप्न काल में जो रथ तुरग आदि की प्रतीति हो रही है, गज इत्यादि की जो प्रतीति हो रही है स्वप्न काल में, आप जो इनको देख रहे हो, यह स्वप्नोपलब्ध जो रथादि है, यह स्वप्नोपलब्ध रथादि आगंतुक निद्रादि दोष जन्य है। आगंतुक जो निद्रादि दोष उससे जन्य होने के कारण प्रातिभाषिकता इनमें सिद्ध होती है। ये सब प्रातिभाषिक है, झूठ मूठ के जगह तो सब गायब। जितने रथ तुर्गादि सब चांद पे प्लाट खरीद रहा था सब गायब। तो अतएव स्वप्नोपलब्ध रथादि नामागंतुक निद्रादि दोष जन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्व। इसीलिए कह रहे हैं स्वप्नोपलब्ध जो रथादि है, रथ तुर्गादि इत्यादि, घोड़ा इत्यादि, हाथी इत्यादि जो भी हैं, देश विशेष इत्यादि सारे के सारे आगंतुक निद्रादि दोष जन्य होने के कारण प्रातिभाषिकत्वम। यह बात ऊपर वाली पंक्ति से संबंधित है। तथा च आगंतुक दोष जन्यत्वम प्रातिभाषिकत्वे प्रयोजकम। आगंतुक दोष जन्यता जहाँ है वह आगंतुक दोष जन्यत्व जो है वो प्रातिभाषिक में प्रयोजक है। अतएव एतस्मादेव आगंतुक दोष जन्यत्वम प्रातिभाषिकत्वे तंत्रम प्रयोजकम इति स्वीकारादेव। यह मानने से स्वप्नोपलब्ध जो रथादि हैं उनमें आगंतुक निद्रादि दोष जन्यता होने के कारण वो आगंतुक निद्रादि दोष जन्य है, इसलिए उनमें प्रातिभाषिकत्व की सिद्धि होती है। अब एक बात यहाँ पूर्व पक्ष किया जा रहा है कि जो स्वप्न काल में रथ तुरग आदि की जो प्रतीति होती है वह प्रातिभाषिक है, तत्कालोत्पन्न है, अनिर्वचनीय, ऐसा वेदांतियों का सिद्धांत है। और उसकी वहाँ सृष्टि होती है, उसकी
स्वप्न काल में जो रथ तुर्ग आदि की सृष्टि होती है वो तत्कालोत्पन्न है। तो अब यहां पूर्व पक्षी कहा कि जागरण काल में रथ तुर्ग आदि को देखा, स्वप्न काल में गया, स्मरण से ही उनकी उपपत्ति हो जाएगी, रथादि सृष्टि कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। और कल्पना कर रहे हो तुम वेदांती तो गौरव है, इसलिए कि दो दो सृष्टि माननी पड़ जाएगी। एक तो सृष्टि व्यवहार दशा वाली और एक स्वाप्निक सृष्टि। स्वप्न काल में जो रथ तुर्ग आदि देश विशेष इत्यादि को मान रहे हो तो क्या होगा, गौरव हो गया। आप स्मरण से ही इनकी सिद्धि करो, स्वप्न काल में रथ तुर्ग आदि की सृष्टि मत करो, गौरव है। ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हो। फिर से एक बार, स्वप्न काल में जो रथ तुर्ग आदि की प्रतीति होती है वो सारी रथ तुर्ग आदि जितने हैं सारे उनकी सृष्टि होती है, ऐसा वेदांत सिद्धांत है। तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ स्मरण मात्र से ही व्यवहार कर लीजिए, स्मरण मात्र से ही उपपत्ति हो जाएगी। जागरण काल में वो तो रथ तुर्ग आदि को देखा, जा करके शयन कर गया तो सब उसको दिखाई दे रहे हैं, सृष्टि और वृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। उसी को कह रहे हैं ननु स्वप्न स्थले पूर्वानुभूत रथादेह, जो जागरण काल में रथ तुर्ग आदि को अनुभूत किया, देखा, प्रत्यक्ष किया, पूर्वानुभूत रथादेह स्मरण मात्रेण व्यवहारोपपत्तौ, स्मरण मात्र से ही व्यवहारोपपत्ति हो जाएगी। न रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवाद, रथादि सृष्टि कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गौरवाद गौरव होगा। क्यों गौरव? क्योंकि दो दो सृष्टि माननी पड़ेगी। एक तो जो घोड़ा ओड़ा इत्यादि देख रहे हैं, जिस पे चढ़ रहे हैं व्यवहार काल में, जागृत काल में, एक ये सृष्टि, एक स्वप्न काल में जो आप घोड़े पर चढ़ रहे हो, झूठ मूठ का, चांद पे प्लाट खरीद रहे हो इत्यादि, तो दो दो सृष्टि माननी पड़ेगी। इस प्रकार गौरव हुआ। इति चेत न, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो नहीं कर सकते, हम रथ तुर्ग आदि की सृष्टि मानेंगे ही। क्योंकि यदि हम रथ तुर्ग आदि की सृष्टि नहीं मानेंगे तो दोष है। क्या दोष है? एक अनुभव से विरोध होगा और दूसरी बात श्रुति से विरोध होगा। अनुभव से विरोध क्या होगा कि अनुभव होता है रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम, ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा अनुभव होता है कि स्वप्न काल में मैं रथ को देख रहा हूं, स्वप्न काल में मैंने रथ को देखा जब जाग गया, जब जग गया तो क्या कह रहा है, रथ स्वप्न काल में मैंने रथ को देखा। अब स्मरण मात्रेण व्यवहारोपपत्ति करोगे आप तो समस्या आएगी। स्वप्ने रथम पश्यामि के जगह पे रथम स्मरामि ऐसा होना चाहिए, और रथम अहम अद्राक्षम के जगह पे रथम अहम अस्मरम ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्रतीति किसी को होती नहीं है। तो यह अनुभव से विरोध हुआ। दूसरी बात, रथादि सृष्टि प्रतिपादक जो श्रुति वाक्य हैं उनसे भी विरोध हो जाएगा। रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्य कौन है? तो अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, यानी रथान रथों को और रथ योगान पथ, रथ से संयुक्त जो मार्ग है जिस पे रथ चल रहा है, और रथ तुर्गादि इत्यादि जो तुर्गादि घोड़ा इत्यादि इस सबको सृजते, सृजना कर रहा है, रच रहा है, बना रहा है। यह श्रुति कैसी है? सृष्टि प्रतिपादक। कैसे? रथादि सृष्टि प्रतिपादक यह श्रुति है, यह श्रुति का विरोध हो जाएगा, क्योंकि आप स्मरण से ही काम चला रहे हो, उपपत्ति कर रहे हो, सृष्टि मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा कह रहे हो, गौरव दिखा रहे हो, तो श्रुति से भी विरोध हो गया। तो एक अनुभव विरोध, दूसरा श्रुति से विरोध। इस प्रकार क्या निकला कि हम रथ स्वप्न काल में रथ तुर्ग आदि की सृष्टि मानेंगे ही मानेंगे। उसी को कह रहे हैं पूर्व पक्ष पहले है, ननु रथ स्वप्न स्थले पूर्वानुभूत रथादेह स्मरण मात्रेण व्यवहारोपपत्तौ न रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवात् इति चेत् न रथादेह स्मरण मात्राभ्युपगमे रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अहम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्तेः। और अथ रथान रथयोगान पथा सृजते इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्तिश्च। इसलिए वहां रथादि की सृष्टि हम लोग मानते हो, ठीक है। तस्मात् सूक्ति रूप्यवत् स्वप्नोपलब्ध रथादयोपि प्रातिभासिकाः यावत् प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते।
कह रहे हैं कि तस्मात् इसलिए निकला, अनुभव विरोध होने लगा, रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति वाक्य से विरोध होने लगा, इसलिए यह निकल बात आई सामने कि रथादि की सृष्टि वहां होगी। इसलिए तस्मात् सूक्ति रूप्यवत, जिस प्रकार प्रातिभाषिक रजत सूक्ति रूप्य जो रजत है यह भ्रम है, ठीक उसी प्रकार स्वप्नोपलब्ध जो रथादि है, स्वप्न काल में जो रथ तुरगादि आपको दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, ये सारे के सारे स्वप्नोपलब्ध रथादयोपि प्रातिभाषिका। कैसे है? प्रातिभाषिक है। यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते, यानी जब तक प्रतिभास हो रहा है, जब तक इनकी प्रतीति हो रही है, आंख बंद करके निद्रा में जब तक चंद्रमा पे प्लाट खरीद रहा तब तक वह मिथ्या है। तस्मात् सूक्ति रूप्यवत, सूक्ति रूप्य के समान स्वप्नोपलब्ध रथादयोपि जो रथादि हैं वह प्रातिभाषिका, प्रातिभाषिक है। कब तक प्रातिभाषिक है? यावत प्रतिभासम अवतिष्ठते, जब अवतिष्ठन्ते, जब तक प्रातिभाषिकत्व रहता है, प्रतिभास होता है, प्रतीत होता है, तब तक वह प्रातिभाषिका प्रातिभाषिक है। अब एक बात और पूर्व पक्ष यहाँ कि जो स्वप्न काल में रथ तुरगादि की प्रतीति हो रही है आपको, वो कहाँ अध्यस्त है? जो अधिष्ठान है इसका सिद्धांत यही है कि देश विशेष में अध्यस्त है, यानी किसी न किसी मार्ग पे वो रथ तुरगादि चल रहे हैं, उस देश विशेष में वो अध्यस्त है। तो अब यहाँ बात ये हो रही है कि यह जो स्वप्नोपलब्ध जो रथ तुरगादि है, इनका जो अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य, मतलब जो भी देश विशेष, वो असन्निकृष्ट रहा, उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष तो हुआ नहीं। जब उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ तो भी क्या हुआ? देश विशेष प्रातिभाषिक अनिर्वचनीय हुआ, तत्काल उत्पन्न हुआ। तब अब रथ तुरगादि का उनमें कैसे अध्यास हो सकता है? क्योंकि अध्यास जिसमें करना है, अध्यास जिसमें हो रहा है, जो जिसमें अध्यस्त है, तो अधिष्ठान का प्रत्यक्ष होना, अनिर्वचनीय न होना, अर्थात सत्य होना, व्यवहारिक सत्य होना या पारमार्थिक सत्य होना अपेक्षित है। जैसे आप ले लीजिए सूक्ति रूप जो रजत है, तो रजत जा करके कहाँ अध्यस्त है? सूक्ति में। वो अधिष्ठान कौन है? ऐसे तो चैतन्य है, लेकिन वो रजत का अधिष्ठान कौन है? सूक्ति। वह सूक्ति क्या व्यवहारिक सत्य है, तो अधिष्ठान की सत्ता अपेक्षित हो है, उसको सत होना चाहिए। तो यह जो रथ तुरगादि है, जिस देश विशेष में अध्यस्त है, उस देश विशेष के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ ही नहीं। तो जब इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ तो वो भी अनिर्वचनीय। तो यहाँ अनिर्वचनीय का अधिष्ठान अनिर्वचनीय कैसे होगा? ऐसी बात। जो अधिष्ठान है, जो आरोपित है, तो ठीक है वो अनिर्वचनीय है, ये मान रहा, लेकिन जो अधिष्ठान है उसको अनिर्वचनीय नहीं होना चाहिए, उसको व्यवहारिक सत्य होना चाहिए। तो कैसे देश रथ तुरगादि का उस देश विशेष में अध्यास होगा? इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हो। उसी को कह रहे हैं किननु स्वप्न रथादि अधिष्ठानतया, स्वप्न रथादि के अधिष्ठान के रूप में, अधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेषस्यापि, जो उपलभ्यमान देश विशेष है वह देश विशेष भी तदा असन्निकृष्टतया, तदा कदा तस्याम अवस्थायाम स्वप्न काले, स्वप्न काल में कैसे असन्निकृष्टतया, असन्निकृष्ट होने के कारण अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देशाभ्युपगंतव्य, उस देश को हम कैसा मानेंगे? अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश। तब तथा च रथादि अध्यास कुत्र, तब रथादि का अध्यास कहाँ होगा? यह प्रश्न बना। इति चेत न, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ चैतन्य ही अध्यास, चैतन्य में ही इस रथादि का सबका अध्यास हो रहा है, अब वो है सत्य। इसलिए जो आप अधिष्ठान की सत्ता अपेक्षित कर रहे थे, सत्व जो अपेक्षित था आपको वो मिल गया चैतन्य होने से। उसी को कहे चैतन्य से स्वयं प्रकाशस्य, स्वयं प्रकाशस्य चैतन्य से,
जो स्वयं प्रकाश चैतन्य है, इस चैतन्य को रथादि अधिष्ठानत्वात्, रथादि का अधिष्ठान होने से उसमें क्या प्रतीत होता? प्रतीयमानम रथादि अस्ति, रथादि है, यह जो अस्तिता है वो चैतन्य की अस्तिता है। रथादि अस्ति इति प्रतीयते कुत्र, यह रथादि अधिष्ठान है उस चैतन्य में, तो उसी की अस्तिता है यहाँ जो आपको रथादि अस्ति जो बोल रहे हो। तो इस प्रकार अधिष्ठान हुआ सत, तो कोई दिक्कत नहीं। अधिष्ठान जब तक असत था, अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक था, तब समस्या थी कि अनिर्वचनीय का अनिर्वचनीय में कैसे हम करेंगे आरोप, अध्यास कैसे करेंगे, तो ये समस्या थी। तो जब हम अधिष्ठान को अनिर्वचनीय कोटि से हटा करके बता दिए कि चैतन्य है, वो सत है, तब यह कोई आपकी अनुपपत्ति नहीं है, उपपत्ति हो जाएगी। उसी को कह रहे हैं चैतन्यस्य स्वयं प्रकाशस्य, स्वयं प्रकाशस्य चैतन्यस्य रथादि अधिष्ठानत्वात्, रथादि का अधिष्ठान होने से प्रतीयमानम, उसमें क्या प्रतीत हो रहा है? रथादि अस्ति इति इत्येव प्रतीयते इति सदरूपेण प्रकाशमानम चैतन्यमेव अधिष्ठानम, सदरूपेण प्रकाशमान चैतन्य ही अधिष्ठान है। इस प्रकार कोई अनुपपत्ति नहीं है। आगे देश विशेषोपि चिदध्यस्तः प्रातिभाषिक, और जिस देश की बात कर रहे थे तो यह देश भी चिदध्यस्त है, उस चैतन्य में अध्यस्त है और प्रातिभाषिक है। रथादौ इंद्रिय ग्राह्यत्वमपि प्रातिभाषिकम, और रथादि में जो इंद्रिय ग्राह्यता है वह इंद्रिय ग्राह्यता भी प्रातिभाषिक है। क्यों? तदा सर्वेन्द्रियाणाम उपरमा तस्याम अवस्थायाम स्वप्न काले, स्वप्न काल में सर्वेन्द्रियाणाम उपरमा, सारी जितनी इंद्रियां हैं सब अपने अपने विषयों से उपरम हो गई, उपरत हो गई, संन्यास ले ली, छोड़ दी, विषय को नहीं पकड़ रही हैं। इसलिए जब स्वप्न काल में सब एकदम इंद्रिय स्थिति, कोई व्यापार इत्यादि नहीं हो रहा है, तब जो आपको प्रतीत हो रहा है कि मैं आंख से देख रहा हूँ इसको, रथ को, तुरक को इत्यादि को देख रहा हूँ, वो सब झूठा ही तो है, क्योंकि इंद्रिया तो ऊपर हो गई है, अपने अपने विषयों को छोड़ करके रेस्ट मार रही हैं, मध्य अवकाश में है, रात्रि काल में अवकाश में है। तो आपको जो प्रतीत हो रहा है कि मैं आंख से देख रहा हूँ, हाथ से छू रहा हूँ, चंद्रमा को छू रहा हूँ, घोड़े को छू रहा हूँ, उस पर चढ़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कूदा रहा हूँ, यह सारी जो प्रतीति है सब मिथ्या है। उसी को कह रथादो इंद्रिय ग्राह्यत्वमपि प्रातिभाषिकम, रथादि में इंद्रिय ग्राह्यत्व भी प्रातिभाषिक है। क्यों? तदा सर्वेन्द्रियाणाम उपरमा, सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़ करके हट गई हैं। और अहम गजः इत्यादि प्रतीत्यापादनन्तु पूर्ववत निरसनीयम, कह रहे हैं कि जब सब चैतन्य में अध्यस्त है तो फिर वही समस्या, अयं गजः के जगह अहम गजः ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। तो कह रहे हैं अहम गजः इत्यादि प्रतीत्यापादनन्तु, इस प्रकार की प्रतीति का जो आपादन कर रहे हो, कथन कर रहे हो, यह जो तुम्हारा पूर्व पक्ष है, पूर्ववत निरसनीयम, पहले के समान निराश कर लेना चाहिए। जैसे इदम रजतम के जगह पे तुमने कहा था कि अहम रजतम, ऐसी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो उसके पक्ष में मैंने जो समाधान दिया था, यस्य यदाकारानुभवाहित संस्कार सहकृता विद्या कार्यत्वम तस्य तदाकारानुभव विषयत्वम इत्येवानुगतम नियामकम, यही आप समझिए। तो वहाँ इदम रजतम की जगह पे अहम रजतम प्रतीति नहीं हुई, ठीक उसी प्रकार यहाँ अयं गजः के जगह पे अहम गजः प्रतीति नहीं हुई। और ये भी कह सकते कि वो जो अयं गजः है, देखा सही में देखा गज को, और जो स्वप्न काल में आपको दिखाई इत्यादि दे रहा है, तो चाहे ऐसे जो भ्रम वाला है, तो वहाँ इदमाकारानुभवाहित संस्कार जन्यता है, अहमाकारानुभवाहित संस्कार जन्यता ना होने के कारण वहाँ अयं गजः यही प्रतीति होगी, अहम गजः ऐसी प्रतीति नहीं होगी। अब कह रहे हैं स्वप्न गजादय साक्षात माया परिणामा इति केचित अंतःकरण द्वारा तत्परिणामा इति अन्ये। अब कह रहे हैं कि यह जो स्वप्न गजादि हैं, स्वप्न काल में जो आपको गज तुरगादि की प्रतीति हो रही है, यह स्वप्न गजादि साक्षात माया के परिणाम है, कोई बीच में नहीं है, साक्षात माया के परिणाम है। इति केचित, कुछ लोगों का कथन है।
अन्य लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि यह जो स्वप्न गजादि है माया के तो परिणाम है, लेकिन साक्षात माया के परिणाम नहीं है अपितु अंतःकरण के परिणाम है। ऐसा दो मत प्राप्त होता है। स्वप्न गजादयः साक्षात माया परिणामाः इति केचित् अंतःकरण द्वारा तत्परिणामा माया परिणामाः इत्यन्य। अब एक प्रश्न यहाँ बन के तैयार हुआ कि यह जो गजादि हैं यह कहाँ अध्यस्त है? शुद्ध चैतन्य। तो जब शुद्ध चैतन्य में इन गजादि का अध्यास है तो इस समय इदानीम यानी जागरण काल में अधिष्ठान तत्व का तो साक्षात्कार हुआ नहीं, शुद्ध चैतन्य का तो साक्षात्कार हुआ नहीं। तो जब शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो जागरण काल में स्वप्नोपलब्ध गजादि की अनुवृत्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार स्वप्न काल में स्वप्नोपलब्ध गजादि की अनुवृत्ति होती रहती है, मतलब एकदम रथ को तुर्गादि को देखता रहता है, अनुवृत्ति होती रहती है, ठीक उसी प्रकार जागरण काल में भी स्वप्नोपलब्ध गज तुर्गादि की अनुवृत्ति होनी चाहिए। उठ के खड़ा हो गया, बैठ गया, जो सुसुप्तोत्थित है, जब सुसुप्ति से जब उत्थित है उस काल में भी इसको प्रतीति होनी चाहिए, अनुवृत्ति होनी चाहिए। किसकी? तो गजादि की। फिर से कि जो गजादि हैं, गज तुर्गादि हैं, यह सारे के सारे शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है। तो जब गज तुर्गादि यह शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है और जागरण काल में यह शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार हुआ नहीं, तो जब शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो जागरण काल में भी स्वप्नोपलब्ध रथादि की अनुवृत्ति होनी चाहिए। जब साक्षात्कार हो जाता तो नहीं होती, विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति हो गई, लेकिन साक्षात्कार हुआ नहीं। तो स्वप्नोपलब्ध जो रथ तुर्गादि हैं इनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। इति चेत उच्यते, यदि आप ऐसा कहो तो सुनो। उसी को कह रहे ननो गजादेहे शुद्ध चैतन्याध्यस्तत्वे इदानीम अधिष्ठान साक्षात्काराभावे जागरणेपि स्वप्नोपलब्ध गजादयो अनुवर्तेरन, इसकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। तो उच्यते, समाधान दे रहे हैं। ठीक है, गजादि की अनुवृत्ति की बात रही तो गजादि का बाध नहीं होगा, लेकिन निवृत्ति तो हो सकती है। गजादि का बाध भले ना हो लेकिन निवृत्ति तो हो सकती है। उसी निवृत्ति पे कह रहे हैं कि कार्य विनाशो ही द्विविधा। ऐसा कार्य का विनाश, कार्य का नाश दो प्रकार से होता है। एक जगह कश्चित उपादानेन सह, उपादान के साथ कार्य का नाश। एक जगह विद्यमान एवं उपादाने, उपादान कारण के रहते हुए भी कार्य का नाश। जैसे जहां उपादान के साथ कार्य का नाश हो रहा है, जैसे पटोदग्धा, मतलब पट का जल जाना, तो पट कार्य है, इस कार्य का तो नाश हो रहा है और तंतु का भी तो नाश हो रहा है, यानी कार्य कारण दोनों का नाश हो रहा है। तो उपादान के साथ जहां कार्य का नाश हो उसको बोलेंगे हम बाधा। जहां विद्यमान एवं उपादाने, उपादान रहे और कार्य का नाश हो जाए, जैसे मुसल प्रहार करेंगे, मुदगर प्रहार करेंगे घड़ा पर, तो घड़ा क्या होगा? फूट जाएगा। तो कार्य का नाश हुआ, उसका उपादान भूत जो मृत्तिका है उसका नाश नहीं हुआ। कश्चित विद्यमान ये उपादाने, तो जो पहला है जहां कार्य और कारण दोनों का नाश हो रहा है उसको हम बोलते हैं बाधा। जहां केवल कार्य का नाश हो रहा है, कारण का नाश नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं निवृत्ति। और यह जो बाध है, इस बाध में हेतु क्या है? तो अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार हो जाना। जब अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा तो उपादान, कारण और कार्य सब नष्ट हो जाएंगे। और द्वितीय जो निवृत्ति है इसमें हेतु क्या है? तो विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति। जैसे अयं घटा है तो विरोधी वृत्ति क्या हो? नायं घटा। विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति, यानी काच कामल आदि, निद्रा तंद्रा इत्यादि जितने फालतू के दोष हैं, या सबकी निवृत्ति होना ही, सबका हट जाना, यही निवृत्ति है। तो उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं कि
तो जो आपने पूर्व पक्ष किया कि स्वप्नोपलब्ध जो गजादि है इनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि यह गजादि जो शुद्ध चैतन्य में इनका अध्यास है और उस शुद्ध चैतन्य का जागरण काल में साक्षात्कार नहीं हुआ, तो स्वप्नोपलब्ध गजादि की अनुवृत्ति होनी चाहिए जागरण काल में भी। इति चेत उच्यते, यदि आप ऐसा प्रश्न करोगे तो उसका समाधान सुन लो कि भले बाध न हो लेकिन निवृत्ति हो जाएगी। गजादि निवृत्तों को विरोधा, अभी कहेंगे। तो कार्य विनाशो ही द्विविधा, कार्य का विनाश दो प्रकार, कश्चित उपादाने न सह कश्चित विद्यमान एवं उपादाने, कहीं कहीं उपादान के साथ कार्य का नाश, कहीं कहीं उपादान के रहते हुए कार्य का नाश। आद्यो बाधा, जहां उपादान के साथ कार्य का नाश हो रहा है उसको हम बोलते हैं बाध, और द्वितीय स्तु निवृत्ति जो द्वितीय है, जहां उपादान रहे और कार्य का नाश हो उसको हम बोले निवृत्ति। आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, बाध का कारण क्या है, कैसे बाध होगा, कारण क्या है, हेतु क्या है उसमें, तो कह रहे हैं कि आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार होना, यदि शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार हो जाए तो गजादि की अनुवृत्ति नहीं होगी, गजादि का बाध हो जाएगा। तो कह रहे आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, आदि जो बाध है उसका कारण क्या है, अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार, क्योंकि तेन बिना उपादान भूतायाः अविद्यायाः अनिवृत्ति है। तेन बिना मतलब अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारेण बिना, जब तक अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार नहीं होता तब तक उपादान भूत जो अविद्या, कार्य जितने कार्य सबका उपादान अविद्या, तो तेन यानी अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारेण बिना, उस जब तक अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारेण बिना उपादान भूतायाः अविद्यायाः, उपादान भूत जो अविद्या, उस अविद्या की अनिवृत्ति है, निवृत्ति नहीं होती। द्वितीय निवृत्ति है, इसमें क्या चीज है, तो कह रहे हैं कि द्वितीय विरोध वृत्ति उत्पत्ति दोष निवृत्ति, विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति हो जाना और दोष की निवृत्ति होना ही हेतु है, प्रयोजक है। तदिह अप्रकृत स्थल में ब्रह्म साक्षात्काराभावात् स्वप्न प्रपंचो माँ बाधी माँ अबाधी। तो अब कह रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्काराभावात्, ब्रह्म साक्षात्कार का अभाव होने से, अधिष्ठान तत्व शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार न होने से स्वप्न प्रपंचो माँ बाधी, स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं होता, क्योंकि बाध तब होगा जब अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार हो। तो क्या होगा, तब बाध तो होगा नहीं। ब्रह्म साक्षात्काराभावात् स्वप्न प्रपंचो माँ बाधी, स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं होगा, तो क्या होगी, निवृत्ति होगी। कैसे, मुसल प्रहारेण घटादेरिव, मुसल प्रहार, मुदगर प्रहार से जिस प्रकार घटादि की निवृत्ति होती है, स्वरूपात्मना वो नष्ट होता है, कारणात्मना भले रहे, कारण रहे, उपादान कारण रहता है, घट की निवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ स्वाप्निक जो पदार्थ है उसकी निवृत्ति होगी, उसका बाध नहीं होगा। उसी को मुसल प्रहारेण घटादेरिव विरोधी प्रत्ययांतरोदयेन स्वप्न जनकी भूत निद्रादि दोष नाशेन वा गजादि निवृत्तौ को विरोधा। दो बात कहे, ऊपर कहे कि अद्वितीय विरोध वृत्त्युत्पत्ति दोष निवृत्ति, द्वितीय जो निवृत्ति है इसमें हेतु क्या, विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति। उसी को कह रहा है मुसल प्रहारेण घटादेरिव, जिस प्रकार मुसल प्रहार करने से, मुदगर प्रहार करने से घटादि का की निवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार विरोधी प्रत्यय, स्वाप्निक जो पदार्थ है यहाँ विरोधी प्रत्ययांतरोदयेन, विरोधी प्रत्यय क्या, स्वप्न काल से उठ के आ गए जागरण काल में, तो यही विरोध हो गया। विरोधी प्रत्ययांतरोदयेन, विरोधी प्रत्यय के उदय होने पर, और अथवा स्वाप्निक स्वप्न जनकी भूत जो निद्रादि दोष, स्वप्न को उत्पन्न करने वाली जो निद्रादि दोष, इनके नाश होने पर विरोधी प्रत्यांतर का उदय हो, अथवा स्वप्न जनकी भूत निद्रादि दोष का नाश होने पर गजादि निवृत्तों को विरोधा, गजादि की निवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, भले बाध न हो, गजादि की निवृत्ति होगी। उसी को कह रहे हैं मुसल प्रहारेण घटादेरिव विरोधी प्रत्ययांतरोदयेन
विरोधी प्रत्यांत यानी स्वप्न से जागरण में आ गया। विरोधी प्रत्यांतरोदयेन स्वप्न जनकी भूत निद्रादि दोषनाशेन, स्वप्न जनकी भूत जो निद्रादि दोष है, कोई आकर ऐसे ऐसे हिला दिया, वो स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न जनकी भूत निद्रादि दोष गायब सब, तो स्वप्न जनकी भूत निद्रादि दोषनाशेन वा गजादि निवृत्तों को भी। अब तो इस प्रकार एतावता यह बात सामने आई कि गजादि की जो स्वाप्निक जो गजादि है इनका भले बाधन हो निवृत्ति होगी। जो आपने पूर्व पक्ष किया था कि यह जो स्वाप्निक गजादि है ये शुद्ध चैतन्य में अध्यास है इनका, और शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो जागरण काल में भी स्वाप्निक गजादि की अनुवृत्ति होनी चाहिए। यह जो आपने पूर्व पक्ष किया वो आपका ठीक नहीं है, गजादि का यहाँ निवृत्ति हो जाएगी। अब एक चर्चा और करते हैं। एक तूला विद्या होती है और एक मूला विद्या होती है, अविद्या। तूला विद्या और मूला विद्या। तो तूला विद्या कैसी है? प्रातिभाषिक ज्ञान की जनिका, जैसे सूक्ति रूप पे जो रजत है, तूला विद्या का कार्य है यानी प्रातिभाषिक ज्ञान जनिका है वो। एक मूला विद्या वो व्यवहारिक ज्ञान जनिका है। तूला विद्या प्रातिभाषिक स्थल के लिए है ऐसा समझ जाइए, प्रातिभाषिक ज्ञान जनिका, और मूला विद्या जो है वो व्यवहारिक ज्ञान जनिका। तो अब यहाँ एक बात कह रहे हैं कि एवं च सूक्ति रूप्यस्य सूक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तूला विद्या कार्यत्व पक्षे सूक्ति इति ज्ञानेन तदज्ञानेन सह रजतस्य बाधः। कह रहे हैं कि सूक्ति रूप्यस्य इदं रजतम इत्यस्य यानी प्रातिभाषिकस्य ज्ञानस्य, यह जो प्रातिभाषिक रजत है इसका सूक्ति रूप्यस्य सूक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ, सूक्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य यानी विषयावच्छिन्न जो चैतन्य, उस चैतन्य में रहने वाली जो तूला विद्या, उस तूला विद्या को यदि हम कार्य माने, देखिए यह अविद्या का कार्य है, जो प्रातिभाषिक रजत हो या व्यवहारिक रजत जो भी है पूरा सब कुछ अविद्या का कार्य है। तो प्रातिभाषिक भी अविद्या का कार्य है। तो यह अविद्या कहाँ रह रही है और कैसे अविद्या का कार्य है? तो कह रहे हैं कि यह अविद्या चैतन्य में रहती है, विषयावच्छिन्न चैतन्य में, और उसी अविद्या का यह कार्य है। तो यदि हम तूला विद्या का कार्य माने, जो प्रातिभाषिक ज्ञान जनिका है, तूला विद्या का कार्य माने यदि सूक्ति रूप्य रजत को, तो क्या होगा? सूक्ति ही इति ज्ञानेना नेदम रजतम, यम सूक्ति ही, यह रजत नहीं है ये सूक्ति है, सूक्ति इति ज्ञानेन, इस ज्ञान के साथ तदज्ञानेन सह रजतस्य बाध, तदज्ञानेन अविद्यया सह रजतस्य बाध, अविद्या के साथ रजत का बाध, अर्थात उपादानेन सह कार्य का नाश, कश्चित कहे थे ना कार्य विनाशो हि द्विविधा, कश्चित उपादानेन सह कश्चित विद्यमान ये उपादान है। तो उपादान के साथ, अज्ञान के साथ रजत का नाश, यह उसको हम बोलेंगे बाधा। जब हम तूला विद्या का कार्य माने सूक्ति रूप्य को, सूक्ति रूप्य जो रजत है यह मूला विद्या का कार्य माने, तो मूला विद्या कार्यत्व पक्षे, उस पक्ष में मूला विद्यायाः ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्तयतया, कहे थे ना ऊपर कि द्वितीय विरोध वृत्त्युत्पत्ति दोष निवृत्तिश्च इत्यादि, और उसमें कहे थे कश्चिद उपादानेन सह कार्य का नाश, उसमें कहे थे कि आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार कहे, और तेन बिना उस अधिष्ठान तत्व के साक्षात्कार के बिना उपादान भूत जो अविद्या उसकी निवृत्ति नहीं होती है, अनिवृत्ति है, यह कह के आए ऊपर। तो यदि हम इस रजत को मूला विद्या का कार्य माने, तो मूला विद्या कार्यत्व पक्षे तो मूला विद्यायाः ब्रह्म ज्ञान मात्र निवर्त्यतया, वह मूला विद्या कैसे निवर्त्य है, किससे? तो केवल ब्रह्म ज्ञान से मात्र, केवल ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य होने के कारण सूक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, सूक्तित्व ज्ञान से वह मूला विद्या जानने वाली नहीं है, सूक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, अनिवर्त्य होने से रजतस्य तत्र सूक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र, सूक्ति इयम सूक्ति इस ज्ञान से केवल रजत की निवृत्ति होगी, रजत की निवृत्ति होगी, उपादान भूत जो अविद्या इसकी निवृत्ति नहीं होगी। वही कह रहे हैं
कि मूला विद्या कार्यत्व पक्षे यदि रजत को माने तो मूला विद्यायाः ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया सुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, जो ब्रह्म साक्षात्कार मात्र परक, जो ब्रह्म साक्षात्कार मात्र परक जो वाक्य है, ज्ञान है, उससे ही निवर्त्य है, सुक्तित्व ज्ञान से निवर्त्य नहीं है। तो सुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया रजतस्य रजतस्य तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र, सुक्ति ज्ञान से केवल रजत की निवृत्ति होगी। मुसल प्रहारेण घटस्य, जिस प्रकार मुसल प्रहार करते हैं और घट की निवृत्ति होती है, बाध नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो सुक्ति रूपये जो प्रातिभाषिक रजत है, यहाँ रजत की निवृत्ति होगी। यानी दोनों बात, जब उस सुक्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य, इदम रजतम यहाँ सुक्ति रूपये प्रातिभाषिक ज्ञान स्थल में, सुक्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य, विषयावच्छिन्न जो चैतन्य, उसमें चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य सुक्ति रूपये रजत है, प्रातिभाषिक रजत है। तो ये दो प्रकार की अविद्या, एक तूला विद्या, एक मूला विद्या। तूला विद्या प्रातिभाषिक ज्ञान की जनिका, मूला विद्या व्यवहारिक ज्ञान की जनिका। तो जब हम इस सुक्ति रूपये रजत को तूला विद्या का कार्य मानेंगे, तब क्या होगा? बाद होगा। सुक्ति के साथ साथ सुक्ति इस ज्ञान से अविद्या और रजत यानी कारण और कार्य, उपादानेन सह कश्चित कार्य विनाशो हेतु विविधा, कश्चित उपादानेन सह कश्चित विद्यमान ये उपादान, ऐसी चर्चा हम लोगों ने किया। तो यहाँ बाद हुआ। और जब हम मूला विद्या का कार्य माने इस रजत को, तो मूला विद्या जो है वह केवल ब्रह्म साक्षात्कार के मात्र ज्ञान से ही निवर्त्य है। ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्य है मूला विद्या। तो ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्य होने से सुक्तित्व ज्ञान से वो जाने वाली नहीं है। सुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, अनिवर्त्य होने से क्या होगा? केवल रजत मात्र की निवृत्ति होगी, बाद नहीं होगा। जैसे मुसल प्रहारेण घटस्य, जैसे मुसल प्रहार करते हैं तो घट नष्ट हो जाता है, केवल कार्य का नाश होता है, कारण का नाश नहीं होता। यानी वहाँ घट की निवृत्ति होती है, घट का बाद नहीं होता है। उसी को ग्रंथकार कहते हैं एवं च सुक्ति रूप्यस्य सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तूला विद्या कार्यत्व पक्षे, सुक्ति रूप्यस्य कार्यत्व पक्षे, उसका कार्य माने, यानी सुक्ति रूप्य जो है सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो तूला विद्या उसका कार्य माने। तो एवं च सुक्ति रूप्यस्य सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तूला विद्या कार्यत्व पक्षे सुक्ति ही इति ज्ञानेन तदज्ञानेन सह, यानी अविद्यया सह रजतस्य बाधः मूला विद्या कार्यत्व पक्षे तु, जब हम मूला विद्या का कार्य माने इस पक्ष में, मूला विद्या कार्यत्व पक्षे तु मूला विद्यायाः ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया, तो ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्य है। तो मूला विद्या कार्यत्व पक्षे तु मूला विद्यायाः ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया सुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया रजतस्य तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम, रजत का वहाँ सुक्ति ज्ञान से केवल निवृत्ति होगा। रजतस्य तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम मुसल प्रहारेण घटस्य, घट की वहाँ निवृत्ति होती, बाद नहीं होती। ननु सुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समय, अब यह चर्चा करेंगे त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्। अब आज की चर्चा यहीं रखते हैं, कल पुनः चर्चा करते हैं, एक नई ऊर्जा से मिलते हैं कल। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।